हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 9 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है बंगाल में। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ब्रिटिशों ने अपने शासन को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व व्यवस्था लागू की। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1793 में। सन 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महल बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस बंदोबस्त में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। दूसरा है, जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। तीसरा है, 1793 में कॉर्नवालिस कोड के तहत थॉमस मुनरो ने इस बंदोबस्त को लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है। सन 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महल बेचे जा रहे थे। सन 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूली करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसीलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 95%। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था।
अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 75%। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के संदर्भ में तालुकदारों का तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह जो प्रादेशिक इकाई रखता हो। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास तालुक यानी संबंध हो। आगे चलकर तालुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान में चूक का कारण था? पहला है, प्रारंभिक मांग बहुत कम थी। दूसरा है, फसल चाहे जैसी भी हो राजस्व अपरिवर्तनीय था। तीसरा है, रैयत से लगान वसूलने की जमींदारों की शक्ति व्यापक थी। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ सने सने कम होता जाएगा। दूसरा, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। चौथा, इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अमला किसके द्वारा भेजे जाने वाला अधिकारी होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जमींदार। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में जाता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवार्षिक समस्या थी। अगला प्रश्न है, जोतदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। दूसरा है, जमींदारों के विपरीत जो गांवों में रहते थे, जोतदार शहरी इलाकों में रहते थे। तीसरा है, जमींदारों द्वारा गांव की लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का घोर विरोध करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन असत्य है। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वेक्षक। 18वीं सदी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं रिपोर्ट। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना शासन कब स्थापित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1760 के दशक में। कंपनी ने 1760 के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थापित होने के बाद ब्रिटेन के कुछ समूहों ने भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। दूसरा है, कई राजनीतिक समूहों का आरोप था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। तीसरा है, ब्रिटिश संसद ने भारत कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए प्रवर समिति ने 5वीं रिपोर्ट तैयार किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश निर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। अगला प्रश्न है, पहाड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजमहल पहाड़ियों के आसपास रहने वाले पहाड़ी लोगों को पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। दूसरा है, पहाड़िया लोग जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। तीसरा है, फ्रांसीसी बुकानन ने राजमहल पहाड़ियों के दौरा करने के दौरान वर्णन किया कि ये पहाड़ियां अभेद लगती थी। यह एक खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत रखा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास भूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन भारत के किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली का। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। अगला प्रश्न है, डैश एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्वाटिंट। एक्वाटिंट एक ऐसी तस्वीर है जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। अगला प्रश्न है, राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुकानन। बुकानन के दौरे के प्रति पहाड़ी लोग अत्यंत आशंकित थे। बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत में थे उनकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उनकी डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। अगला प्रश्न है, गुंजरिया पहाड़ जो कि डैश श्रृंखलाओं का एक भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजमहल की पहाड़ियाँ। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गुंजरिया पहाड़ जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1780 के दशक के आसपास संथाल लोग बंगाल में बसने लगे और जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए संथालों को भाड़े पर रखते थे। दूसरा है, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथाल को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे। तीसरा है, संथाल लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, जबकि इसके विपरीत पहाड़िया लोगों को जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत के साथ जोतते थे। चौथा है, संथाल लोगों ने राजमहल की तलछट्टी में बसने के लिए जमीन के बड़े इलाके को दामिन-ए-कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और चौथा कथन सही है। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़ियां लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलछट्टी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामीन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, शब्द दामीन आई कोह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संथालों की बस्तियां। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलछट्टी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामीन ई कोह के रूप में सीमांकित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां राजमहल पहाड़ियों की तलछट्टी में रहती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संथाल। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलछट्टी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामीन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों पर संथालों के बसने पर पहाड़िया लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है, जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया, पर अंततगत्वा वे इन पहाड़ियों के भीतर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। दूसरा है, अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों में रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। तीसरा है, पहाड़िया लोगों के लिए उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामीन का हिस्सा बन चुकी थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही है। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया, पर अंततगत्वा वे इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामीन का हिस्सा बना। अगला प्रश्न है, वे नई जमीनों को साफ करने में बहुत चतुर थे लेकिन नीचता से जीते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं है और दीवारें छोटी छोटी लकड़ियों से बनी हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं और भीतर से मिट्टी से प्लास्टर की गई हैं। वे छोटे और मेले कुचेले हैं और बहुत सपाट छत वाले हैं जिनमें बहुत कम मेहराब है। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा वर्णित यह निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संथाल। संथालों के बारे में बुकानन के विचार, नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं लेकिन नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती है जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मेली कुचेली होती हैं। उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में किसानों ने साहूकारों और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह किया।
दूसरा है मई 1875 में बॉम्बे डेक्कन के पूना जिले के सूपा गांव के किसानों ने दुकानदारों पर हमला किया, बही को जला दिया, खतों को लूट लिया, अनाज की दुकानें लूट ली और साहूकारों के घरों में आग लगा दी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ। यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्कन विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों में रैयत इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए गए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। अगला प्रश्न है, रैयत और साहूकार शीर्षक नामक रिपोर्ट किस समाचार पत्र में छापी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेटिव ओपिनियन। रैयत और साहूकार शीर्षक नामक रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। दूसरा है, मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि कई स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर गए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, खास तौर पर समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट रहते थे। इसीलिए वे अत्यंत कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नई राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन के क्षेत्र में लागू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। दूसरा है, सरकार ने रैयतों को पट्टा दिया। तीसरा है, कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सही दिए हुए हैं।
जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1857 में। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। दूसरा है, 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के बाद ब्रिटेन में अमेरिका से आने वाले कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आई। तीसरा है, अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद होने के पश्चात भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति को पूरा करेगा। चौथा है, भारत की भूमि, कपास और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे और यहाँ महंगा श्रम उपलब्ध था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद होने के पश्चात भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति को पूरा करेगा। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संकट के पश्चात ब्रिटेन कितने प्रतिशत कपास भारत से आयात करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 90%। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या 2 गुनी हो गई और 1862 तक यह स्थिति आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1875 में दक्कन के किसान दंगों की जांच के लिए स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्कन दंगा आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे 1878 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया।
दूसरा है, यह रिपोर्ट इतिहासकारों को दंगों के अध्ययन के लिए अनेक स्रोत उपलब्ध कराती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही दिया हुआ है। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठा किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी हासिल की, इसका 1765 होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विनिमयन अधिनियम, इसका 1773 होगा। पहले राजस्व की कीमतें गिरने लगीं, इसका 1818 होगा। और कपास का तेजी से विकास शुरू, इसका 1861 होगा। 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ। 1800 के दशक में संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ। 1820 के दशक में कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 व 50 के दशक में बंबई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया हुई। 1855 से 56 में संथालों की बगावत हुई। 1861 में कपास में तेजी का समारंभ हुआ। 1875 में दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 10 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।